हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे। और आज की दोस्तों जो हमारी क्लास होने वाली है वो कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होने वाली है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार आखिर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे ये गोंडवाना लैंड का भाग था और फिर कैसे गोंडवाना लैंड से टूट करके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं तो मैक्सिमम प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय पठार शब्द है इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि इसकी आखिर मीनिंग क्या होती है, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है और पठार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर एक मैंने इमेज डाली हुई है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो भूभाग है आपको दिख रहा है, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ये ईस्ट में, वेस्ट में और ये साउथ में, है ना। तो इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। ठीक है, एक होता है द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। और एक होता है प्रायद्वीप जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो ये आप देखिए, इसे हम बोलते हैं दक्कन प्रायद्वीप, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए, ये वाला जो पूरा पार्ट है इंडिया का, यहाँ से यदि मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर आपको अरब सागर या फिर अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा और दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। तो ये भारत का दक्षिणी पार्ट है, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्कन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरेबियन पेनिनसुला या फिर अरब का जो प्रायद्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है, ये पूरा यहाँ से ये जल से घिरा हुआ है तीन ओर से। ठीक है, तो ये होती है प्रायद्वीप की डेफिनेशन। अब हम समझ लेते हैं आखिर पठार क्या होता है। तो देखिए, यदि पठार की यदि मैं आपको डेफिनेशन बोलूँ तो ये उच्च भूमि का एक क्षेत्र होता है जो कि समतल होता है। इसके अलावा सागर तल से इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 600 से लेकर के 900 मीटर तक होती है। अलग अलग पठार की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 जो भाग है वो पठारी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा आप इसको इमेज से समझिए कि आखिर पठार क्या होता है। जैसे देखिए, ये सी लेवल है ना, ये समुद्र है, समुद्र का तल है, ये सी लेवल है। इससे जो थोड़ा ऊंचा एरिया होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन या फिर मैदान। जैसे आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सी लेवल है, इससे थोड़ा ऊंचा जो क्षेत्र है उसको हम बोलेंगे प्लेन या फिर मैदान। और इससे जो थोड़ा और ऊंचा क्षेत्र है, ये देख सकते हैं आप, इसको हम बोलते हैं पठार या फिर प्लेट्यू। तो देखिए, मैदान से थोड़ा और जो ऊंचा क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। और इसके अलावा और ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन या फिर पर्वत। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो ये अलग अलग संरचनाएं होती हैं, है ना, मैदान, पठार, पर्वत। ठीक है, तो समुद्र की ऊंचाई के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रायद्वीप की मीनिंग भी समझ ली और पठार की मीनिंग भी समझ ली। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो आप देख सकते हैं ये तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके अलावा चूंकि ये समुद्र तल से ठीक ठाक ऊंचाई पर है, इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है, इसलिए हम इसको पठार बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आप इस वाले मैप में भी देख सकते हैं, थोड़ा 3D मैप है, तो ये देखिए, ये थोड़ा उभरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर इंडिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर प्रायद्वीप पठार क्या होता है। यदि दोस्तों आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी मेरा बैच लाइव है, मैं वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी का बैच वहाँ चल रहा है, अर्थमेटिक का बैच वहाँ पर चल रहा है, साइंस का बैच भी वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जब आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा उसकी PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा ये डेली करंट अफेयर रहेगा, आप क्विज फॉर्म में टेस्ट के रूप में आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में देने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो कि जो प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री है तो ये उत्तर पश्चिम में अरावली से निर्धारित होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में ये राजमहल की पहाड़ियों से निर्धारित होती हैं, पश्चिम में गिर की पहाड़ियों से होती हैं और दक्षिण में ये इलायची या फिर कार्डेमम की पहाड़ियों से प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री का निर्धारण होता है। अर्थात आप यदि यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर में शिलोंग का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर इसका अन्य नाम है मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है।
देखिए यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेघालय का पठार है या फिर जो शिलोंग का पठार है, यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व उत्तर में, ये किसका पार्ट है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये बात आपको याद रखना है। ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको पता होगा एक गंगा नदी निकलती है ना, बांग्लादेश में इस प्रकार से जाती है, और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से निकलती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार का ये जो हिस्सा है ये धंसा हुआ था, है ना, धंसा हुआ था। और समय के साथ जब गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ से प्रवाहित हुई, इन नदियों ने इस क्षेत्र को फिल कर दिया, है ना, मतलब ऊपर मैदानों का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से जो ये शिलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग दिखाई पड़ता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो शिलोंग का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है ना। इसे हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं, मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और पूरे भारत, जितना भी आप भारत में फिजिकल फीचर देखते हैं, चाहे वो उत्तर में हिमालय रेंज हो, उत्तर का विशाल मैदान हो, तटीय मैदान हो, द्वीप और द्वीप समूह हो, है ना, इन सभी में सबसे प्राचीनतम कोई भूभाग है तो वो कौन सा है? हमारा प्रायद्वीपीय भारत ही सबसे प्राचीनतम भूभाग है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी प्रायद्वीपीय भारत ही है। इसके अलावा इसकी जो एवरेज हाइट है या फिर एवरेज ऊंचाई है वो 600 से लेकर के 900 मीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। उल्टा त्रिभुज यदि आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको आकृति मिलेगी। तो आप इसकी आकृति देख सकते हैं, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। चलिए अब हम समझते हैं आखिर प्रायद्वीपीय पठार बना कैसे या फिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, आपने एक थ्योरी सुनी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी, है ना। अभी हमें वो थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि कैसे प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखिए, आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया में एक ही महाद्वीप होता था। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सिर्फ एक ही महाद्वीप था आज से 25 करोड़ वर्ष पहले, जिसे हमने पेंजिया नाम दिया था। या फिर जो वेगनर साहब थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी थी, उन्होंने इस महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया था, है ना। और एक ही महासागर होता था, ये जो आप ब्लू कलर से चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट हुआ। तो करीब ये 15 करोड़ वर्ष पहले दो भागों में टूटा, बीच से इस प्रकार से टूटा। ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारत। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अफ्रीका वाले पार्ट से यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, और समय के साथ करीब 10 करोड़ वर्ष पहले ये और भागों में टूटना स्टार्ट हुआ, और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये इस प्रकार से प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ उत्तर पूर्व दिशा में, है ना। और वर्तमान में आप इसको इस प्रकार से देखते हैं, 7 महाद्वीप आपको इस प्रकार से दिखते हैं, है ना। तो देखिए, जो हमारी इंडियन प्लेट थी इस प्रकार से फ्लो होना स्टार्ट हुई थी, और जो आप ये पूरा इंडिया देख रहे हैं यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है या फिर प्रायद्वीपीय पठार है। उस समय ये हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, ये सब कुछ नहीं होते थे। इन सब का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। तो ये जो हमारी इंडियन प्लेट थी यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत था। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत का अस्तित्व तब से है जब से ये पेंजिया था, और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई, और उस समय जो प्राथमिक चट्टानें बनी, है ना, तो उस समय से हमारा प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत अस्तित्व में था। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से जब इंडियन प्लेट मूव होना स्टार्ट हुई और ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो फिर हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो आप देखते हैं उत्तर में ये जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत, वो इस प्रकार से निर्मित हुआ है। जब हमारी ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो बीच में एक टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के अवसाद ही हिमालय के रूप में ऊपर खड़े हो गए, और इसको ही हम फोल्डेड माउंटेन या फिर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जब ये इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी थी तो अफ्रीका के पास एक रियूनियन जगह है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है ना। तो आज से करीब 65 मिलियन ईयर पहले जब ये प्लेट टूटी थी और मूव हो रही थी, है ना, तो वहाँ पर एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इस क्षेत्र में लावा निकला था, और ये लावा दूर दूर तक फैला था। और इस प्रकार से जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है, जितना भी क्षेत्र है इसमें आपका महाराष्ट्र का पठार आ जाएगा, दक्कन ट्रैप आ जाएगा, है ना। इसके अलावा मालवा का पठार आ जाएगा, गुजरात का एक काठियावाड़ क्षेत्र आ जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र आपको लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से देखने को मिलता है, क्योंकि करीब 65 मिलियन ईयर पहले यहाँ पर दरारी उद्भेदन
स्फोटन हुआ था जिससे लावा निकला था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानें प्राप्त होती हैं, और जहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ हमें काली मिट्टी का क्षेत्र मिलता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के ही अपक्षय अपरदन के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। तो मालवा का क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, यहाँ पर हमें काली मिट्टी का क्षेत्र इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय पठार में जो भूआकृतियाँ पाई जाती हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है या फिर प्रायद्वीपीय भारत है, ये विविधताओं से भरा हुआ है, और यहाँ अलग अलग प्रकार की हमें भूआकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे आपको ब्लॉक माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, अवशिष्ट पर्वत या फिर रेसिडुअल माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, एस्कार्पमेंट माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, रिफ्ट वैली देखने को मिल जाएंगी, दक्कन ट्रैप जो लावा द्वारा निर्मित चट्टानें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें, वो देखने को मिल जाएंगी, है ना। धारवाड़ क्रम की जो सबसे खनिज संपदा में संपन्न चट्टानें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ये हम सारी भूआकृति एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, ब्लॉक माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सतपुड़ा है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अवशिष्ट पर्वत या फिर रेसिडुअल माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अरावली देखते हैं, ये रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो दुनिया का प्राचीनतम पर्वत है, और पहले ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल हुआ करता था। एस्कार्पमेंट पर्वत देखने को मिल जाएंगे, जो हमारा पश्चिमी घाट है इधर पर, ये एस्कार्पमेंट माउंटेन का एग्जाम्पल है। अर्थात जब हमारी इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी थी तो वही टूटा हुआ जो हिस्सा है वो एस्कार्पमेंट पर्वत का एग्जाम्पल है। इसके अलावा रिफ्ट वैली देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा नदी निकलती है, मध्य प्रदेश रीजन से एक ताप्ती नदी निकलती है, तो ये भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है? किसी भी भूमि का अवतलित भाग या फिर धंसा हुआ भाग, उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसके अलावा महाराष्ट्र का पठार और मालवा का पठार, जो कि लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो बेसाल्ट वाला ये पठार रीजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें आपको देखने मिल जाती हैं इस रीजन में। देखिए, ये जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण वाला रीजन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये पूरा ऊपर तक आप देखेंगे तो दुनिया की जो सबसे प्राथमिक और प्राचीन चट्टान है, जिनको हम आर्कियन चट्टानें बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा धारवाड़ चट्टानें, जो कि खनिज संपदा में संपन्न होती हैं, आर्कियन से ही धारवाड़ चट्टानें बनती हैं, तो ये भी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। तो इतने अलग अलग फिजिकल फीचर हमें प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, सेशन के बीच में मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर आपको बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किताबें हमारी नॉलेज को बढ़ाती हैं, और आज के बिजी शेड्यूल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किताबें पढ़ सकें। तो इसी का सॉल्यूशन है कुकू एफएम। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हज़ारों किताबों का ऑडियो कलेक्शन मिल जाता है। दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर में हम अक्सर फेलियर्स से डरते हैं, और ऐसे फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ने के लिए एक ऑडियो बुक है, मेकिंग लाइफ ए मास्टरपीस। दोस्तों, ये बुक मैंने भी पढ़ी है। इस ऑडियो बुक से आप सीखेंगे कैसे फेलियर्स को पीछे छोड़ते हुए सक्सेस तक पहुंचना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे कूपन कोड CGT50 यूज़ करते हैं तो पहले 250 लोगों को ईयरली सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाकर चेकआउट करिए। ठीक है, अब हम यहाँ की जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की, इनको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, जो अधिकतम प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं उनका फ्लो पूर्व की ओर है या फिर ईस्ट की ओर है, इस प्रकार से। उसका रीज़न क्या है ना, इस मैप में आप देखिए। पहले आप ये नदियाँ देख लीजिए, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। इन सभी नदियों का फ्लो पूर्व की ओर है या फिर बंगाल की खाड़ी की ओर है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका स्लोप पूर्व की ओर है या फिर ईस्ट की ओर है, इसलिए जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट पर्वत है ना। और इसका जो स्लोप आप देखिए इस डायग्राम में, इस प्रकार से। तो यहाँ से यदि कोई नदी निकलेगी तो इसी साइड बहेगी, क्योंकि इसका ढाल इस प्रकार से है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर इसलिए बहती हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल ही पूर्व दिशा की ओर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, है ना। तो इसके उत्तर में या फिर मालवा के पठार के आसपास की जो भी नदियाँ हैं, इनका जो बहाव है या फिर इनका जो फ्लो डायरेक्शन है वो उत्तर की ओर है। तो इनका फ्लो उत्तर की ओर इसलिए है कि जो हमारा ये वाला
प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का ना, उत्तरी सीमा एक प्रकार से आप बोलें तो जो ये हमारी प्लेट का उत्तरी हिस्सा है, इसका ढाल किस ओर है, इसका ढाल उत्तर की ओर है। इसलिए मैक्सिमम जो नदियाँ आप देखते हैं, चंबल हो गई, सोन हो गई, इसके अलावा वेतवा हो गई, कैन हो गई, ये सब नदियाँ अल्टीमेटली यमुना और गंगा के ट्रिब्यूटरीज है ना। उसका रीज़न ही ये है कि इतने हिस्से का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, क्योंकि जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबी हुई थी, है ना। तो हमारी इंडियन प्लेट का जो ये वाला हिस्सा था वो थोड़ा टिल्ट है नीचे की ओर, है ना, इसलिए ये नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए आगे हम बात करें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इसका ढाल ही पूर्व की ओर है ना। तो क्या होता है कि जब ये गोदावरी हो गई, है ना, इसके अलावा महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये बड़ी बड़ी नदियां जब पूर्व की ओर बहती तो इन्होंने पूर्वी घाट पर्वत को काट दिया है, और ये असतत अवस्था में हमें प्राप्त होता है। मतलब एक इसका पर्वत यहाँ मिलेगा, फिर एक पर्वत इसका आपको यहाँ मिलेगा, फिर इस प्रकार से कटा हुआ ये मिलेगा। 20 से नदियों ने इसको काट दिया है ना। जैसे आप देखेंगे कृष्णा और गोदावरी के मध्य में कोई पर्वत देखने को नहीं मिलता, ये पूरा इसका डेल्टाई क्षेत्र है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पूर्वी घाट पर्वत हमें असतत अवस्था में क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा इसे हजारों वर्ष में काट दिया गया है, ठीक है, इसलिए पूर्वी घाट पर्वत हमें असतत अवस्था में मिलता है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत हमें बिल्कुल सतत अवस्था में इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि जो वेस्टर्न घाट पर्वत से जो भी नदियाँ इस प्रकार से निकलती हैं, है ना, वो ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो नदियाँ पूर्व की ओर फ्लो होती हैं या फिर पूर्वी घाट या फिर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए जब नदियाँ पूर्वी की ओर बहना स्टार्ट करती हैं ना तो ये काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं, इस प्रकार से वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं, है ना। और जब नदियाँ इतनी लंबी दूरी तय करेंगी तो अपने साथ अवसाद भी बहुत ज़्यादा लाएंगी, और अपने मुहाने पर जाते जाते नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है ना, और अपने द्वारा लाए हुए जितने भी अवसाद हैं उनका निक्षेप वो तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार से कर देती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो वेस्टर्न घाट से जो पश्चिम की ओर नदियां निकलती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं ना, वो पर्वत से निकलती हैं और थोड़ी सी दूरी तय करते ही अरब सागर में गिर जाती है, तो इनकी स्पीड कम नहीं हो पाती और पूरी स्पीड के साथ ही समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं और अपने अवसाद भी समुद्र में ही छोड़ देती हैं ना। तो ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। इसके अलावा पूर्व में बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो पूर्व की ओर नदियां बहती हैं, पश्चिमी घाट की ओर नदियां बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जबकि जो अरब सागर में गिरती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, शरावती, पेरियार वगैरह, तो ये सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं तो वो एक बार और देख लीजिए। जैसे पर्वत हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे, इसके अलावा पठार भी पढ़ते हैं। पर्वत कौन कौन से हैं? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। मैप में देख लेते हैं। देखिए ये अरावली है ना। इसके अलावा विंध्याचल आपको यहाँ पर मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। यहीं पर आपको दक्षिण में सतपुड़ा मिल जाएगा। ये पूर्वी घाट पर्वत है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके अलावा बहुत सारे पठार भी हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। तो इतने सारी चीज़ें हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। अभी हम इनको अध्ययन नहीं करेंगे। आज की क्लास बस हमारी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास थी वो थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के लेक्चर में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसके अलावा यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन पर मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच वहाँ पर लाइव है। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।